हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर क्लास 9। तो क्लास 9 का ये चैप्टर है। हम लोग फोर्स और लॉज ऑफ मोशन दो चीज हमको ये पढ़नी है। इस लेक्चर में हम फोर्स पढ़ेंगे और आगे वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले फोर्स को, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बात करते हैं फोर्स की। हेडिंग लगाएंगे फोर्स। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की, तो फोर्स होता क्या है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले कि फोर्स आखिर होता क्या है। चलिए, आपके जो बुक में है उसमें लिखा होता है कि एक डिफिनेशन छोटी सी कि पुल और पुश। ठीक है, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पर यार ये देखो डिफिनेशन जो है ना छोटी है और उतना प्रभावित भी नहीं करती। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर फोर्स को समझेंगे कैसे। जरा देखिए, एक केस लेते हैं। ठीक है, एक केस लेके समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक बलून लेंगे, उसमें हवा भरेंगे और अब क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने का मतलब उसको पुश करेंगे। ठीक है, तो प्रेस करेंगे तो उसमें फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स की वजह से उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जरा देखो, जब हम उसको प्रेस करेंगे ना उस बलून को, तो उसमें कुछ चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा उसका साइड शेप वगैरह, यानी जहां फोर्स होगा वहां कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज किस तरीके का होगा जरा देखो। आते हैं बलून वाले केस पे ही। सबसे पहले देखिए जरा, बलून को हमने फुलाया तो अभी तक वो राउंड शेप में था। ठीक है, गोला था। अब क्या हुआ, जब हमने उसको प्रेस किया तो उसका जो राउंड शेप था वो बिगड़ गया, यानी कि उसका सबसे पहले शेप चेंज हो गया। और उसी के साथ अभी वो बड़ा था और उसको जब हमने पुश किया तो वो छोटा हो गया, यानी कि शेप के साथ हमने साइज भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो शेप और साइज भी चेंज हो गया। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या चेंज होगी, तो बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, किसकी, पोजीशन की। अब पोजीशन में चेंज कैसे होगा। सपोज करते हैं कि आप क्या करें, फुटबॉल है हमारे पास एक यहाँ पे, अभी वो रेस्ट में है। ठीक है, कैसा है वो, रेस्ट में है। ठीक है, अभी वो रेस्ट में है, हमने उसको किक किया। अब किक किया तो उसमें क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वो रेस्ट में था, जो उसकी पोजीशन थी, किक करने पे उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, बदल गई। तो यहां से रेस्ट से मोशन में चला गया। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। कोई फुटबॉल हमारी तरफ आ रहा है, हमने उसको पैर से रोका तो वो मोशन में था अभी और रेस्ट में आ गया। तो यहाँ से एक चीज और बन सकती है कि वो मोशन में वाली चीज रेस्ट में भी आ सकती है। ठीक है, ये हो गया पोजीशन में चेंज। इसके अलावा क्या चेंज हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड जो है वो है डायरेक्शन में चेंज। डायरेक्शन में चेंज कैसे होगा जरा देखिए। ये हो गया शेप, पोजीशन और डायरेक्शन। फुटबॉल वाले एग्जांपल में ही आपकी किसी जो आपके टीम के कोई खिलाड़ी है, उसने आपकी तरफ कोई बॉल पास किया। ठीक है, अब बीच में ही कोई और टीम का खिलाड़ी आके उस बॉल को किक करता है। तो आपको जो वो बॉल होगा, मान लीजिए कि आपको यहाँ से बॉल इस तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, तो बॉल आना आपकी तरफ चाहिए था, पर यहाँ जब बॉल पहुंचा तो किसी और खिलाड़ी ने इसको यहाँ से किक किया। तो इसको आना इस तरफ चाहिए था, पर ये गया किस तरफ, इस तरफ। तो इसकी पोजीशन जो थी, जिसकी जो डायरेक्शन थी, वो चेंज हो गई। और चेंज किस वजह से हुई, उसका रीजन क्या था कि इस तरफ से उसको एक फोर्स दिया गया, एक एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ से उसको दिया गया। तो इसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इस चीज को मिला के हम फोर्स की एक डिफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, जरा देखिए, तो इसको लिखेंगे फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐड करिए, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको ऐड किया। देखिए, अब बनाएंगे फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज।
क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हम फोर्स तो लगाएंगे पर वहां पे कुछ हमको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप एंड साइज, द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपका डिफिनेशन होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which change or try to change the shape and size, the position and direction of an object। तो ये एक डिफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो ये फुल आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आपको समझ में आता है कि फोर्स होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, ये बात हुई डिफिनेशन की। इसके अलावा कुछ चीजें और, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, और फोर्स के पास होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन भी। ठीक है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। तो अगर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला होता है उसका, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे इसको, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। ये तो फॉर्मूला निकल के आया। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, उसको तो हम यहीं से बना सकते हैं। देखिए मास, तो मास की यूनिट होगी केजी। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एसआई यूनिट। इसी को हम बोलते हैं और न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से। तो एसआई यूनिट दो हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन। ठीक है, अब इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होगी, तो सीजीएस यूनिट यहां पे लिखते हैं। जो सीजीएस यूनिट निकल के आती है वो होती है डाइन। ठीक है, और एक न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन की इक्वल। ठीक है, तो ये एक चीज आती है फोर्स में। ठीक है, इनकी इतनी बातें आपको याद करनी है। देखिए डिफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, F इज इक्वल टू ma। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, और एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन। ठीक है, तो ये बात हुई फोर्स के बारे में थोड़ी सी। अभी आगे हम चर्चा करेंगे फोर्स जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉज, जो बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, नोट करिए, उसके बाद चलते हैं, इरेज करते हैं, फिर चलते हैं आगे टाइप ऑफ मोशन पे। ठीक है, समझ में आया? यानी फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, पोजीशन और उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए, या फिर किसी भी रेस्ट में पड़े बॉडी को, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। तो आगे आपको 11th में काफी और टाइप्स मिलेंगी फोर्सेस की, बहुत सारी फोर्सेस मिलेंगी आगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव भी। पर अभी आपको जो पढ़ना है वो, जो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी जो हमको पढ़ना है वो है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है,
बैलेंस फोर्स की, जिसे कहा जाता है संतुलित बल। ठीक है, क्या बोला जाता है? संतुलित बल। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये तब होगा, लिख लेते हैं, व्हेन ऑल, ठीक है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन, ठीक है, क्या लिखेंगे? व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ all forces on body is zero। ठीक है, यानी कि बॉडी पे लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो सारे फोर्सेस को मिला के जो फोर्स आएगी, वो अगर जीरो हो जाए तो वो फोर्स कौन सी होगी? बैलेंस फोर्स। समझने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक सरफेस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सरफेस है, इस पे हमको रखा हुआ है कोई बॉक्स। ठीक है, ये सरफेस है और इस पे रखा हुआ है कोई बॉक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से पुश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने किया पुश। अब अगर इसमें देखिए कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, जरा देखिए, इस तरफ से हम पुश कर रहे हैं तो इस तरफ से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लगेगी वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या यूं कह लो कि उसका वेट mg। ठीक है, नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा, और इस जब अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी ऐड कर रही है तो ग्राउंड भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाय ग्राउंड। ठीक है, बाय ग्राउंड, या इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो एक फोर्स इस तरफ से हम जो धक्का दे रहे हैं, एक फोर्स इस तरफ से फ्रिक्शन वाली, एक फोर्स ऊपर से लगी ग्रेविटी, और एक फोर्स नीचे से लगी नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जैसे इस तरफ से 2 न्यूटन, इस तरफ से भी 2 न्यूटन, ऊपर और नीचे कैंसिल हो गई फोर्सेस, सारी फोर्सेस मिला के कैंसिल हो गई, तो इनका रिजल्टेंट अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स जब बैलेंस फोर्स होगा, जब यहाँ पे कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, जब फोर्स जो रिजल्टेंट आया वो जीरो आया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि ये बॉक्स जो हम हटाना चाहते हैं, जिसको हम धक्का दे रहे हैं, वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। ठीक है, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को मूवमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी को अपनी जगह से मूव नहीं करा सकता। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो बैलेंस फोर्स उसे रोक भी नहीं सकती। ठीक है, वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा अगर उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है। इसके अलावा पर एक चीज जो बैलेंस फोर्स कर सकती है, वो कर सकती है कि ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज कर सकती है। जैसे बलून में हमने लिया 2 न्यूटन, इस हाथ से लगाया बल, ठीक है, 2 न्यूटन का बल इस वाले हाथ से और 2 न्यूटन का फोर्स इस वाले हाथ से, तो दोनों हाथ से जो अपोजिट जो फोर्स होगा अपोजिट है और इक्वल भी है, तो रिजल्टेंट तो जीरो आएगा बट अपोजिट है, और रिजल्टेंट तो जीरो आएगा, लेकिन जो शेप होगा उसका, उस बलून का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि बैलेंस फोर्स मूवमेंट, एक स्टेशनरी जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट नहीं करा सकता, एक जो बॉडी मूव कर रही है उसको रेस्ट में नहीं ला सकता, बट वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ये बात हुई बैलेंस फोर्स की। इसके बाद बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर बॉडी पे लगने वाली
जो सारी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाए, यानी हर तरीके से अगर हम 2 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और 2 न्यूटन फोर्स हमारे अपोजिट से भी लग रही है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि साइन अपोजिट हो जाएंगे, एक उल्टा लग रहा है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ठीक है। तो वो आपस में टकराएंगे, तो यहाँ से कोई भारी पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वो जो होगा फोर्स, वो बैलेंस फोर्स कहलाएगी। और इस फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, बस उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है ना। वो अगर रेस्ट में है तो मूव नहीं करेगी, और मूवमेंट में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के फोर्स की, जो है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसकी भी सीधी सीधी बात, और इसको कहते हैं असंतुलित बल, ठीक है। अब जैसे उसमें रिजल्टेंट था, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट जीरो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो रिजल्टेंट होगा, जो फोर्स का रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा कि जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होगा। सपोज करते हैं यहाँ हमारे पास एक कार खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई कार है। अब हमने क्या किया कि इस तरफ से इसको पुश किया, ठीक है, ऊपर से ग्रेविटी, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फाइट किस में है? इस तरफ से पुश वाले में और इस तरफ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि व्हील, इसका जो, ठीक है, इस जो व्हील है, जो कार के व्हील्स हैं, वो हेल्प करेंगे, इस फ्रिक्शन को कम करेंगे। तो यानी कि जो पुश होगा वो अगर ज्यादा हो गया इस फ्रिक्शन से, अगर ये जो पुश वाली फोर्स होगी अगर वो ज्यादा हो गई फ्रिक्शन से, तो ये कार क्या कर जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। यानी कि इसमें 3 फोर्सेस मान लो बराबर भी आई, तो ये एक फोर्स ज्यादा हो गई, इसकी वजह से कार आगे मूव कर जाएगी। तो अनबैलेंस फोर्स यही होगा। अब इनका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो ये वाली फोर्स कुछ अलग हो गई सबसे, तो इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा? जब इन सब की वैल्यू सेम होगी। तो ये अलग हो गया, ये ज्यादा हो गई सबसे, तो कार इसीलिए मूव कर गई आगे, ठीक है। तो ये असंतुलित बल कहलाएगा। क्या? अब इसके लिए क्या होगा कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इसको मूव करा सकता है, क्योंकि इसने कराया, ठीक है। आप देख सकते हैं पुश किया, ये अगर मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन है, हमने लगा दिया, यहाँ से हमको 8 ही न्यूटन मिला, ठीक है। ये ऊपर वाली कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फाइट इन दोनों में है। तो ये 10 ये 8, भारी कौन हुआ? ये 10, तो ये 10 आगे बढ़ जाएगा, उसको धक्का देके आगे बढ़ाएगा और ये कार मूव कर जाएगी। अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव कराती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे किसी भी मूवमेंट की, तो वहां पे बात किस फोर्स की होगी? वहां बात होगी अनबैलेंस्ड फोर्स की, क्योंकि मूवमेंट के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये हुआ फोर्सेस, और टाइप ऑफ फोर्सेस हमने सारा डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट्स के साथ जिनको इस लेक्चर की जरूरत हो, और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।